हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, क्या आप 5वीं पास से तेज है? इस सीरीज के तहत हम लोग क्लास 5 के पर्यावरण हम पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं और जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। और बोला जाए तो ये बिहार शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा एससीईआरटी का निचोड़ रहता है और क्वेश्चन को जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके उस टॉपिक से क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें। अभी तक हम लोग इस सीरीज़ के तहत क्लास 4 को डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 5 के अंतर्गत जो है ये सारे चैप्टर जो है ये 11 चैप्टर अब तक डिस्कशन हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास चैप्टर 12, 13 और 14 ये 3 चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, आप जो है बिहार शिक्षक बहाली के लिए 15 से 20 नंबर का जो करंट अफेयर्स आने वाला है उसके लिए आप इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है उसके लिए आप बिहार स्पेशल एमसीक्यू का एक नया सीरीज लॉन्च किया गया है, उसे आप ज़रूर देखें। उसके अंतर्गत अभी जो है जिला और प्रमंडल को डिस्कस किया गया है, आगे भी इस सीरीज में और भी वीडियो डाला जाएगा। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वो है मान गए लोहा। इस चैप्टर में मेनली क्या है कि एक पोस्टर लगा होता है स्कूल में और बच्चे जो है उस पोस्टर को देख रहे होते हैं। फिर टीचर जब आते हैं तो उस पोस्टर के बारे में बताते हैं कि क्या है। और ये जो पोस्टर था वो था विकलांगता दिवस के ऊपर। विश्व विकलांगता दिवस जो कब मनाया जाता है ये सारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद ब्रेल लिपि है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो हम लोग का जो एमसीक्यू होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। साथ ही और भी इस टॉपिक से जैसे विश्व विकलांगता दिवस से या विकलांगता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग जो है अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसे करेंट अफेयर से भी जोड़ के हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं विकलांगता के अर्थ। तो इसमें जो है बोला गया है कि जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में कठिनाई होती है उन्हें जो है वो डिसेबल बोला जाता है। और उनके लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो विश्व विकलांगता दिवस या वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया जाता है। इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ डिजेबल्ड पर्सन के नाम से भी इस डे को जाना जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 जनवरी या 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और ये जो है आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये सारा कुछ। बाकी के ऑप्शन को अभी देख लेते हैं कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को जो है वो आपका मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है, अर्थात विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 1 दिसंबर की तो इस दिन जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को जो है वो ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2023 का जो ईयर है वो मनाया जा रहा है मोटे अनाजों के ऊपर, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स। तो उसी टाइप से जो है ये जो विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था ये पूछा गया है। ऑप्शन है 1981, 1983, 1992 या 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में जो है विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिए कि 2023 को जो है वो मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, एक और चीज़ होता है जो यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ये तो ईयर का हो गया, एक और होता है डिकेड का, यूएन डिकेड। ठीक है, तो 1983 से लेके 1992 तक जो है वो जो डिकेड मनाया गया था वो इसी टॉपिक पे था।
विकलांगजनों के ऊपर ही था, मतलब डिजेबल्ड पर्सन के ऊपर ही ये डिकेड बनाया गया था। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष। 10 वर्षों तक जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जागरूकता फैलाई जाती है और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2021 से लेकर जो 2030 तक का डिकेड है वो किस चीज़ के लिए है। तो वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्थात इकोसिस्टम का पुनर्भरण, वो इससे रिलेट कर रहा है। तो आप इन दोनों को भी याद रखिए, ये दोनों जो है करंट से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन है 1981, 1992, 2001 या 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। जैसे ही ये डिकेड ख़त्म होता है उसी के बाद जो है बोला जाता है कि विश्व विकलांगता दिवस जो है हम लोग हर साल मनाएंगे। तो आप याद रखिएगा 1992 से जो है वो विश्व विकलांगता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे एक और को बता दें कि 2006 में क्या होता है कि यूएनओ में एक कन्वेंशन पारित होता है, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अर्थात अशक्त जनों के अधिकारों से रिलेटेड एक कन्वेंशन पारित होता है। और इसमें मेनली फोकस ये किया जाता है कि इन लोगों के लिए जो है वो शिक्षा, रोजगार, आवास, पुनर्वास इत्यादि के लिए जो है हम लोग काम करेंगे, साथ ही उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारे मुद्दे जो है इसमें बताए गए थे और भारत जो है इस पे 2007 में इस पे सिग्नेचर करता है, मतलब भारत भी जो है इस कन्वेंशन को मानता है। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब हुआ कि एक तरीके का जो है आप क्या बोल सकते हैं, एक्ट पारित, तो एक्ट नहीं, प्रपोजल रखते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करना चाहिए और उसके ऊपर जो है बाकी के देश अपना सहमति जताते हैं। जो देश जो है इस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं वो इस पर सिग्नेचर करते हैं, उस टाइप से होता है। तो 2006 में ये पारित किया गया था और 2007 में जो है भारत इस पर सिग्नेचर करता है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आप का तंबाकू से रिलेटेड या फिर नशा से रिलेटेड बिहार एसएससी के द्वारा। तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ भी पूछा जा सके, इसलिए आप इसे याद रखिए कि 2006 में यूएन के द्वारा जो है अशक्त जनों के अधिकारों पर एक कन्वेंशन जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विशिष्टजन, गुणवानजन, दिव्यांगजन या समर्थ हितार्थजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यांगजन। जैसा कि आपको मालूम होगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अपने मन की बात कार्यक्रम में 27 दिसंबर 2015 में ये बोले थे कि हम लोग जो है वो दिव्यांग जन यूज करेंगे विकलांगजन के जगह पे। क्यों? क्योंकि दिव्यांगजन का मतलब होता है कि ये जो डिजेबल्ड पर्सन है उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो कि उन्हें विशिष्ट बनाता है, उनके अंदर एक अलग गुण भी होता है और हो सकता है वो किसी एक अंग के कारण जो है वो कोई काम करने में असमर्थ हो, लेकिन और जो उनके अंग है वो विशिष्ट के रूप में जो है उनका रहता है, इसलिए उन्हें जो है दिव्यांगजन के रूप में एक नाम उन्होंने दिया था। तो आप इसे ध्यान रखें। और इंग्लिश में उन्होंने बोला था डिवाइन बॉडी पार्ट। आप इसे जो है इंग्लिश में उन्होंने बोला था कि ये जो है डिवाइन बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखते हैं। ऐसे मेनली आप ये ध्यान रखें कि अब जो है विकलांग व्यक्ति को बोला जाता है दिव्यांगजन, और ये कब नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया था, तो उन्होंने ये घोषित किया था 2015 में, दिसंबर 2015 में इन्होंने घोषित किया था। इसके अलावा अभी आप देख रहे सकते हैं अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है या रेलवे स्टेशन है उन सभी में स्लोप वगैरह बना दिया गया ताकि दिव्यांगजनों को जो है वो सहूलियत हो जाने में। तो उसी टाइम और भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, जैसे एक है कि भारत में विकलांगता की कितनी श्रेणियां हैं। अभी जो है पहले जो है 7 श्रेणियां होती थी, अभी इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन है 7, 14, 21 या 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। भारत में जो विकलांगता की श्रेणियां हैं उसे 7 से बढ़ा के जो है वो 21 कर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति, बौनापन और तेजाब हमला से पीड़ित व्यक्ति, ये सभी जो है वो अब दिव्यांगजनों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो पहले लाभ एक दिव्यांगजन को मिल रहा था वो अब इन्हें भी प्राप्त होगा, जो भी रिजर्वेशन वगैरह है वो सभी का। तो आपसे जो है देखिए, ये 21 का 21 तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है दिव्यांग की श्रेणी में आता है। तो उसमें एक जो है तेजाब महिला पीड़ित को भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत अच्छा मूव था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए, इस बार जो है बहुत सारे ऐसे भी बीमारी हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था, जैसे बौनापन भी एक तरीके का डिजीज होता है। उसके बाद कुछ रोग से जो व्यक्ति ग्रसित है या मुक्त है उसे, इसके बाद जो है पार्किंसंस बीमारी को, हीमोफीलिया को, थैलेसीमिया को, सिकल को, इसका रोग को, इन सभी को जो है वो दिव्यांगता की श्रेणी में अब शामिल कर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक है, और ये फ्रांस के एक व्यक्ति थे जो अंधे थे, और इन्हीं का जो जन्म दिवस है 4 जनवरी 1809 का इनका जन्म हुआ था। जो इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर जो है वो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था पीछे कि 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल में सामान्यतः कितने बिंदु या डॉट्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्रेल लिपि लिखा हुआ है, उसके अल्फ़ाबेट है, और उसी का थोड़ा जूम किया हुआ है, ABC इस टाइप का लिखा हुआ है। तो इसमें जो टोटल डॉट्स होते हैं वो होते हैं 6। अब आपको ज़्यादा क्लियर पता चल रहा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक आयताकार होता है जो खड़े साइड में रखा जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, जिसे जो है नेत्रहीन बच्चे उभरे बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से समझ सकते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो है टोटल 6 डॉट्स होते हैं, और ये उभरे हुए डॉट्स को ही छूकर जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो इस लिपि को पढ़ पाते हैं, ठीक है। और इस लिपि का आविष्कारक कौन थे? तो लुई ब्रेल थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी क्या ऐसे इसका आंसर 6 ही होगा, और अधिकांश जगह सही, लेकिन अभी नए टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें ब्रेल लिपि में 8 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे नए एडवांस वर्ड्स वगैरह आ गया, जो इसलिए जो है इसे थोड़ा एडवांस बनाया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें 6 डॉट्स होते हैं सामान्यतः, यहाँ पूछा गया है सामान्यतः 6 डॉट्स होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने बता दिया, 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, और इस चैप्टर का नाम ही चूँकि हम लोग ने देखा था तब मान गया लोहा। अब एक मुहावरा भी इसमें दिया हुआ है, आप को ये मुहावरा मालूम होगा, लोहा मानना। लोहा मानना का मतलब क्या होता है? तो कठिन से कठिन काम कर पानी की जो छाव तक को बोला जाता है लोहा मानना, ठीक है। देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13, और इसमें है पानी और हम। इस चैप्टर में मेनली क्या है कि जो पानी के अलग अलग सोर्सेज है उनके बारे में बताया गया है कि कौन जो है कहाँ से पानी लाता है। एक डिस्कशन बच्चों के बीच चल रहा है, उसी में वो बताता है कि हाँ हम जो है वो कुएं से लाते हैं, हमारे यहाँ नल है, या हम जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई का जो पानी है उसके लिए लंबे लाइन में लगते हैं और फिर पानी हमें मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो पानी के अलग अलग स्रोत है, और जिस तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है और जितना जो यूजेज हो रहा है उसके आधार पे बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो जल संकट है और बढ़ने वाला है, ठीक है। तो एक हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि हम लोग के पास कितना पानी जो है पृथ्वी पे है। तो टोटल पृथ्वी पे जो है वो 97% जो पानी है वो खारा पानी है जो समुद्र में है, जिसे हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जो है लगभग 3% पानी ऐसा है जो फ्रेश है, अर्थात मीठा जल है। और इस मीठे जल के अंतर्गत अगर आप देखें तो उस 3% में से 70% जो है
70% पानी क्या है वो बर्फ़ के रूप में है, या तो वो हिमनद के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग जो है डायरेक्ट वे में डायरेक्ट का मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं। और 29% के अराउंड जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। और ये अंडरग्राउंड वाटर, सारे के अंडरग्राउंड वाटर जो है वो यूज के नहीं होते हैं, कुछ में जो है हैवी मेटल्स जो है कंटामिनेंट होते हैं, जिसके कारण वो हम लोग यूज नहीं कर पाते। और 1% से भी कम पानी ऐसे है जो कि आपका झीलों में या नदियों में पाया जाता है। और आपको मालूम ही होगा कि हम लोगों ने नदियों और झीलों की क्या स्थिति बना रखी है, उसका पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी जो है अब वो अब नहीं बचा है। तो आप समझ सकते हैं जल संकट जो है कितना ज़्यादा है और आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपसे भी एक अपील होगा कि आप जो है पानी का व्यर्थ में बर्बाद ना करें, जो आपका यूज है बस उतना ही आप यूज करें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जल को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे एक डिस्कशन किया गया था कि जल का स्रोत क्या है, फिर अंत में बताया गया कि जल से हानि भी है, जैसे जो बाढ़ आता है उसके कारण हम लोगों को क्षति होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला है कि जल को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या पंचायती विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। जो जल है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और इसीलिए क्या है कि अलग अलग राज्यों, नदी तो किसी एक राज्य में पार्टिकुलर बहेगी नहीं, उसका फ्लो जो है एक राज्य से कई राज्यों तक होता है। तो इसलिए जो है राज्य विषय होने के कारण दो राज्यों में नदी जल को लेके हमेशा जो विवाद बना हुआ रहता है। हालांकि केंद्र सरकार चाह रही है कि ये समवर्ती सूची में आ जाए ताकि इससे रिलेटेड वो कानून बना सके, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है राज्य सूची में आता है। जल किस सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक किसे कहा जाता है या किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक या गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि कोसी जो है बिहार में हम हर साल, लगभग हर साल जो है बाढ़ लाती है और बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाती है। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में लाती है, तो बिहार के उत्तरी बिहार में ये बाढ़ लाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू जो है बहुत अच्छे से बताया गया कि कोसी में बाढ़ हर साल क्यों आता है। मेनली जो कोसी नदी है वो 3 देशों से होकर बहती है। एक तिब्बत के क्षेत्र से ये निकलती है, उसके बाद फिर ये नेपाल के क्षेत्रों में जो है वहाँ पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ से चलने के बाद एक यहाँ पे डैम बना हुआ था पहले, और उस डैम के थ्रू पानी को रोका जाता था। अभी भी एक डैम वहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद फिर ये जो है डायरेक्ट फॉल करती है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में। तो आप समझ सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र से इतनी तीव्र गति से पानी जो है वो मैदानी क्षेत्र में आएगा, और जब बारिश का मौसम होता है तो पानी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे में जो है जल संग्रहण यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण ये जो फ्लो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि ये पहाड़ से नीचे गिरती रहती है तो रास्ते में जो भी पत्थर होते हैं उन सभी का मलबा जो है वो अपने साथ लेके आती है, और साथ लेके आने के कारण क्या होता है कि वो मलबा एक जगह अगर यहाँ पे वो ब्लॉकेज हो गया उसका, तो उस ब्लॉकेज के कारण ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अगर इस साल उसने यहाँ पे ब्लॉक किया है जो भी मलबा लाया है, तो यहाँ पे ब्लॉक करने के बाद क्या है कि वो अगले बार यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगी। तो इसलिए ये अपना मार्ग भी परिवर्तित करती है, इसलिए भी ये बाढ़ से ज़्यादा तबाही लाती है। और ऐसे अगर पूछा जाए कि ये जो है जो आपका कोसी नदी है ये आखिर मिलती कहाँ है, तो ये गंगा से जाके मिल जाती है। आपको मालूम हो गंगा जो है इस तरीके से बिहार को 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 भागों में बांटती है। और यहीं पे कटिहार के आसपास ये जो है वो गंगा में मिल जाती है। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला नामक जगह पे कोसी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर कुर्सेला हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कोसी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो चैप्टर है वो है अध्याय 14, सूर्य एक काम अनेक। इस चैप्टर में बताया गया है कि दीपावली के टाइम में जो है एक सोलर प्लेट लगाया जाता है घर के पास। तो जो छोटा बच्चा या बच्ची होती है
वो जागरूकता बस पूछती है कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। उसके बाद फिर उसे बताया जाता है कि ये सोलर प्लेट है, सूरज के द्वारा चलता है, और उसके बाद जो है उसे सोलर कुकर भी दिखाया जाता है। तो हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अब आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन है 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या 9 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। दोस्तों बहुत जगह जो है आपको ये 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड भी मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये प्रॉपर 8 मिनट दिया हुआ है। और 65वें बीपीएससी में जो है यही हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, और उन्होंने जो है ऑप्शन दिया था वो यही दिया था 8 मिनट। तो आप याद रखना कि 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है। अगला है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, उसके पहले आप एक कमेंट में ये बताओ कि जो हमारा चंद्रमा है वो मून का जो है लाइट वो पृथ्वी पे कितने टाइम में आ जाता है, कितना सेकेंड या कितना मिनट जो है वो मून का लाइट लेता है पृथ्वी तक आने में। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़, 21 करोड़ या 9 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 15 करोड़ लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। अर्थात एग्जैक्ट अगर बात करें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पे सूर्य जो है पृथ्वी से दूर स्थित है। तो अगर लगभग में पूछा जाए तो 15 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा गया था, वो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन है हल्के नाभिकों का संयोजन, या नाभिक होगा, भारी नाभिकों का संयोजन, परमाणुओं का टकराव या परमाणुओं का उत्तेजना। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के तहत क्या होता है कि दो हल्के नाभिक, दो हाइड्रोजन नाभिक जो है वो रिएक्शन कर जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को जो है वो बोला जाता है नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है कि हल्के नाभिक यूज होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप ध्यान रखिएगा। एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जिसमें जो है यूरेनियम परमाणु या रेडियोएक्टिव परमाणु जो है वो विखंडित होकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर जो है परमाणु रिएक्टर काम करता है, जो कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में अवरक्त किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को जो है हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो लाइट है, जो सनलाइट आ रही है अनंत से दूर से जो आ रही है, वो सनलाइट जो है वो परिवर्तन के बाद एक बिंदु पे एकत्र होती है। ठीक है, तो एक बिंदु पे एकत्र होने के कारण क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और सोलर कुकर में जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो कुकर में खाना रखा हुआ है सोलर कुकर में, वो खाना जो है वो पक जाता है। तो इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अवरक्त किरणों का एक बिंदु पर एकत्र करने के लिए किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण। इसमें एक दर्पण और यूज होता है समतल दर्पण, लेकिन उसका मेन काम होता है प्रवर्तन को लेके। और यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक किया हुआ है कि किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, तो आप ध्यान रखना कि अवतल दर्पण यूज होता है। अगला है कि सोलर कुकर उसी सिद्धांत पर काम करता है, जैसे मतलब सोलर कुकर जिस सिद्धांत पे कार्य करता है उसी सिद्धांत पे इनमें से कोई एक जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन है बोलोमीटर, ग्रीन हाउस, पायरोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ग्रीन हाउस। जिस तरीके से ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तो आता है पृथ्वी पे, और आने के बाद जो है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसेज है, इन गैसों के आवरण के कारण ये वापस जो है वो जा नहीं पाता। आने का ये आ रहा है लेकिन जाने के टाइम में ये ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के कारण जो है ये पृथ्वी का तापमान इंक्रीज कर देता है। उसी टाइप से जो सोलर कुकर होता है उस कुकर में भी कुछ इसी टाइप का थ्योरी लगा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसको। ठीक, जो लाइटें हैं वो लाइट तो इधर से आ जाती है, लेकिन
यहाँ पे वापस ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के कारण क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे वो लाइट फंस जाती है ये, और जो एरिया है इसको कलर किया जाता है ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से करने के कारण क्या होता है कि इनका जो ब्लैक कलर का क्या होता है, वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अवशोषित कर लेते हैं हीट को, और ये यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और ये ट्रैप होने के कारण वापस जो है वो जा भी नहीं पाते। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो जिस तरीके से ग्रीन हाउस काम करता है उसी तरीके से सोलर कुकर भी कार्य करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी का ऑप्शन है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर क्या है कि ये जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मेजर करने का एक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये जो है मेजर करता है। वहीं पायरोमीटर बोला जाता है कि किसी भी दूर स्थित वस्तु का अगर हमें टेम्परेचर पता करना है तो उसे जो हम लोग पायरोमीटर से पता करते हैं। जैसे सूर्य का टेम्परेचर जो पृथ्वी पे रह के हम लोग मेजर करते हैं, किस आधार पे, पायरोमीटर पे। यहाँ पे जो थ्योरी यूज होता है वो होता है विकिरण, रेडिएशन के थ्रू जो है हम लोग ये पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है विद्युत प्रवाह का मापन करने के लिए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के अंदरूनी दीवार और पेंदी सामान्यतः किस रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद, काला, पीला। तो अभी मैंने बताया कि जो इसका अंदरूनी दीवार होता है वो काले रंग का होता है, क्योंकि काला रंग जो है वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए जो इसका अंदरूनी भाग और पेंदी जो है वो सामान्यतः काले रंग का रखा जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ था कि जो सोलर कुकर होता है वो एक चौकोर डब्बा होता है और जिसमें अंदर से काला किया हुआ होता है। इसका ढक्कन पर शीशा लगा होता है। शीशे से प्रकाश डिब्बे के काले हिस्से की तरफ पड़ रहा होता है, और ये जो है फिर हीट को ऑब्जर्व करके खाना को बनाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला गया कौन सा यंत्र सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, सोलर कुकर, विद्युत जनरेटर, पवन चक्की या सोलर प्लेट। बोला जा रहा है सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश को जो विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, सोलर कुकर या जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो, या पवन चक्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर प्लेट। सोलर प्लेट क्या है कि उसमें जो सोलर लाइट है वो पड़ता है, और फिर ये जो है सोलर लाइट से यहाँ पे जो पदार्थ मौजूद होता है, जो धातु मौजूद होता है, आपको वो भी बता दें, यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह का यूज धातु होता है, और उस धातु का खासियत ये है कि वो जो है हीट, ऐसे तो क्या उसे बोलते हैं, अर्धचालक होता है। ये सिलिकॉन क्या है, वो अर्धचालक होता है, लेकिन जब वो हीट पड़ता है तो वो चालक की तरह कार्य करने लगता है, और इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है, अर्थात करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि ये जो सनलाइट है वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है या कन्वर्ट करने में सहायता करता है, तो वो हो जाएगा सोलर प्लेट। अब यहाँ पे जो मैं लाइन बोल रहा था आप इसको अच्छे से पढ़ो, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोला जा रहा है सूर्य का प्रकाश तो है ही मगर ताप से ही खाना पकेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोलर एनर्जी को जो है वो क्या है, उष्मा के रूप में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। क्या चीज़ में, उष्मा के रूप में चेंज किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस यंत्र के द्वारा हम लोग सोलर एनर्जी को वो हीट के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सोलर कुकर। सोलर कुकर के द्वारा क्या है कि हम लोग सोलर जो एनर्जी है उस सौर ऊर्जा को जो हम लोग उष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और वहीं उष्मा ऊर्जा जो है फिर खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है सोलर प्लेट में कौन सी धातु पाई जाती है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक होता है, और हीट मिलने के कारण वो जो है फिर एक चालक की तरह कार्य करने लगता है और इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी
इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन निकल सकते थे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते थे, उन सभी को मैंने डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उस सारे स्टडी ग्रुप में जो है इसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए, इसे जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।